नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 तारीख को आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का नया सिलेबस जारी किया है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि 2026 में फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आरपीएससी का जो सिलेबस है, क्या वो कम्प्लीटली चेंज हो गया या वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और अगर चेंज हुआ है तो क्या बदलाव हुए हैं, क्या परीक्षा का पैटर्न भी चेंज हुआ है या फिर खाली हमारे टॉपिक्स ही चेंज हुए हैं। तो इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे और दोनों सिलेबस को, जो ओल्ड सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं और कौन सी चीज़ें वो की वो ही अभी भी सिलेबस में बरकरार हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त या साथी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप भी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ये जो आज का वीडियो है ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम सिलेबस पे चलें, पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये जो आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं, ये हमारा ओल्ड है। पूरा पैटर्न यही रहेगा। जब मैं सिलेबस समझाऊंगा तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो रेड बॉक्स में है वो आपका ओल्ड सिलेबस है या ओल्ड चीज़ है, और जो ग्रीन में है वो आपकी नई चीज़ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। ये है 2024 का और ये है 2025 का। तो सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि पैटर्न वही है जो अभी से पहले 2024 के एग्ज़ाम में या उससे पहले था। तो पहले हम ये समझ लें, आप हो सकता है पहली बार दे रहे हो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में किस तरह से सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है और क्या क्या अपने क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पुराने नोटिफिकेशन से मैंने उठाया है और ये नए नोटिफिकेशन से मैंने उठाया है, और दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है मतलब कि इस परीक्षा का पैटर्न वही रहने वाला है। अब बात करते हैं। देखो, जो भी चीज़ आरपीएससी जारी करती है, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो परीक्षा का पैटर्न हो, आपका उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल क्या है कि जो तैयारी का स्तर है वो धीरे धीरे क्या है, यूट्यूब और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है, इसको पूरा एकदम डाइवर्ट कर रखा है। कैसे डाइवर्ट कर रखा है, ये लोग के ज़्यादा किस पे फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, या फिर ये कैसी बातें करेंगे, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करेंगे। ये बोलेंगे कि बस केवल हमारा वीडियो देख लो, 2 घंटे का वीडियो देख लो, आपका एग्ज़ाम क्लियर। तो उन जो मेरे भाई बंधु हैं जो 2 घंटे में और 4 घंटे में या 6 घंटे में पढ़ा करके और फर्स्ट ग्रेड का टीचर बना सकते हैं, तो उनको मेरे सामने भी लाना, मैं भी उनसे पूछूंगा, है ना। फर्स्ट ग्रेड सबसे बड़ी राजस्थान में टीचिंग की जॉब है, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपको पता है अभी आपके पास वो सही समय है जब आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। कल से आपको पता है नवरात्र स्थापना है, कल से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए, और कल के बाद भी आपके पास लगभग 8 महीने का समय है अभी परीक्षा में। क्योंकि आपको पता है परीक्षा कब से है आपकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी 31 मई 2026 से। कब शुरू होंगी आपकी परीक्षाएं? 31 मई 2026 से, और लगभग 15 जून 2026। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारे पास कितना समय है, 3 महीने तो हमारे पास किसके हैं, 2025 के हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तो हमारे पास 2025 के हैं, और प्लस जो 5 महीने हैं ये किसके हैं, 2026 के हैं। क्योंकि 31 मई से एग्ज़ाम है, यानी कि मई का पूरा महीना भी आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आपके पास कितना समय है दोस्तों, 8 महीने हैं। कितना समय है, 8 महीने हैं, ठीक है। और 8 महीने, अगर आपको सीरियस आप कैंडिडेट हैं तो आपको 8 महीने की तैयारी चाहिए अगर आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये चीज़ समझ गए आप।
यानी अगर आप अभी जीरो से भी शुरू करना चाह रहे हैं तो ये एक परफेक्ट टाइम है आपके लिए तैयारी शुरू करने का और अपना सपना पूरा करने का, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का। गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म आपकी इस जो यात्रा है उसमें पूरा सहयोग करने की कोशिश करेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट या तो फ्री में या बिल्कुल ही ऐसी कॉस्ट पे कि जो एक गरीब से गरीब बच्चा भी उस चीज़ को अफोर्ड कर सके, ऐसा काम हम करेंगे। और आपकी तैयारी के हम लोग क्या बनेंगे, साथी बनेंगे। तैयारी आप ही को करनी है, सिलेक्शन आप ही को लेना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल आपको गाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहली चीज़ लिखी हुई है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम की 150 मार्क्स, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र है फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। आप समझ लीजिए कि मैं आज जो बात कर रहा हूँ केवल आपके जो जीके का पेपर होगा पेपर 1 उसी की बात हो रही है और उसी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी कि जो पूरा डिस्कशन है ये किसके लिए है, पेपर 1 के लिए है। किसके लिए है, जो आपका पेपर 1 होगा फर्स्ट ग्रेड में, ये पूरा डिस्कशन किसके लिए है, पेपर फर्स्ट या पेपर 1 के लिए है। पहली बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई, कितने नंबर का होगा पहला पेपर, 150 नंबर का होगा। ड्यूरेशन कितना होगा, 1.5 घंटे का होगा। ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट का होगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। आरएएस का एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। ठीक है, अब है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 75 मार्क्स, यानी कि पेपर में कितने सवाल आने वाले हैं दोस्तों, 75 सवाल आने वाले हैं। एक सवाल कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का। एक सवाल कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का। और 75 सवाल है यानी टोटल कितने हो गए, 150 मार्क्स। अगला जो पॉइंट है वो है कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्यूशन ऑफ आंसर, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपके 0.66 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। इसलिए आपको सोच समझ करके और आंसर लिखने होंगे, आंसर अटेम्प्ट करने होंगे। और आपको पता है कि अभी आरपीएससी ने क्या कर दिया है, पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। अभी कितने गोले आने लग गए हैं, 5। कितने गोले आने लग गए हैं, 5। और इस चक्कर से हर बार बहुत सारे कैंडिडेट, इतने बार लोगों को बताए जाने के बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट, मतलब इनकी संख्या सैकड़ों में है, जो केवल इसलिए आउट हो गए दौड़ से कि उन्होंने जो 5वां गोला था, यानी कि जो सवाल आप छोड़ के आते हैं उसमें 5वां गोला भरना पड़ता है, वो नहीं भर के आने की वजह से बाहर हो गए। तो इस चीज़ को आज ही से समझ लीजिए कि 5 गोले आएंगे, ABCD अगर कोई आंसर है तो आपको वो गोला भरना है। और अगर आप उसको अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो 5वां गोला यानी कि E जो ऑप्शन है वो आपको भरना होगा। ये बात आप समझ लीजिए। आगे बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने बता दिया। अब बात है कि आपका जो पेपर होगा उसमें ये निम्नलिखित 5 सब्जेक्ट होंगे। अब आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, पेपर कितने नंबर का है, 75 नंबर का। और ये पोर्शन कितने भाग में बटा हुआ है, 5 भाग में। यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर है और ये 5 भाग में बटा हुआ है, यानी प्रत्येक सेक्शन के लिए कितने नंबर अलॉट हो गए, 15 नंबर, सॉरी 15 सवाल। 75 सवाल आएंगे ना, यानी कि 15 सवाल। हर सेक्शन से कितने सवाल आने वाले हैं, 15 सवाल आने वाले हैं। आप पहले के पेपर उठा के भी देखेंगे तो भी आपको लगभग यही सिस्टम मिलेगा। किसी से 14-15 सवाल हैं, किसी से 13-14 सवाल है, किसी से 16-17 सवाल हैं। यही रेशियो रहता है, यानी 15 से या तो एक आध कम या एक आध ज़्यादा। तो ये क्या रहता है, एक पैटर्न रहता है। अब देखिए, अब मैं इधर समझाऊं चाहे इधर समझाऊं, बात एक ही आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि पैटर्न एक्चुअल में है क्या। तो 15 सवाल लगभग किसके आएंगे दोस्तों, 15 सवाल आएंगे अपने हिस्ट्री के, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आएगा, इंडियन हिस्ट्री आएगा। और इंडियन हिस्ट्री में भी खास करके क्या आएगा, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अगर मैं इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करूं तो इसमें से लगभग आपके 8 सवाल जो है वो राजस्थान से आ सकते हैं और 7 सवाल कहाँ से आ सकते हैं, इंडिया से आ सकते हैं। ठीक है, और हम इसको बाइफरकेट करना चाहें तो ये राजस्थान के जो 8 सवाल है
इसमें से लगभग 5 सवाल आ सकते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर से। कहाँ से आ सकते हैं? आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान से आ सकते हैं। और जो बाकी के सवाल होंगे वो कहाँ से आएंगे? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से। और यहाँ पे जो सवाल आएंगे वो 7 सवाल कहाँ के आएंगे? इंडियन हिस्ट्री के आएंगे। इस चीज़ को आप समझे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने सवाल आएंगे। कौन कौन से सवाल आएंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मुझे यही पता हो फिर तो बात ही क्या है ना। ये तो मुझे नहीं पता कौन कौन से सवाल आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। तो हमने पहली चीज़ क्लियर कर ली। पहला जो पॉइंट था जहाँ से 15 सवाल आने वाले हैं, तो 15 सवाल कहाँ से आने वाले हैं मित्रों? 15 सवाल आने वाले हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, जिसमें से आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री किसकी है? राजस्थान की। और किसकी हिस्ट्री है? इंडिया की। विश्व का इतिहास आपके फर्स्ट पेपर में नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखना। अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्टली पढ़ाई करनी है और स्मार्ट तरीके से चीज़ों को याद करना है। और अपने आप को क्या है, ये जो सिलेक्शन वाली ये जो दौड़ है इसमें क्या रखना है? सबसे आगे रखना है। और हम गुरुजी 4.0 इसमें आपको हमेशा सहयोग करेगा। चलिए, जो दूसरा पोर्शन आएगा वो आएगा आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। क्या क्या आएगा? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। यानी कि लगभग क्या होगा? 4 सवाल आएंगे। कितने कितने? 4 सवाल आएंगे। 4 सवाल किसके आएंगे? आपके मैथ्स के आएंगे। 4 सवाल किसके आएंगे? रीजनिंग के आएंगे। 4 सवाल आपके किसके आएंगे? हिंदी के आएंगे। और 4 सवाल आपके किसके आएंगे? इंग्लिश के आएंगे। इस चीज़ को समझो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, वो मैथ का नाम सुनते ही उनको क्या हो जाती है? टेंशन हो जाती है कि यार मैथ तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, आज तक नहीं पढ़ा मैंने, तो 10वीं क्लास भी किसी तरह से मैथ में मैंने काम चला के पास कर ली थी, तो अब क्या करूं? तो मेरे भाइयों, ज़्यादा लोड नहीं लेना। मैथ के कितने सवाल आ रहे हैं? 4 सवाल आ रहे हैं। और 4 में से 1 या 2 सवाल ऐसा होगा जो इजी सवाल आएगा, जैसे परसेंटेज का आ गया, लाभ हानि जो है उसका आ गया, या रेशियो का आ गया। तो ऐसा सवाल आएगा कि आप लोग कर दोगे। बच गए 2 सवाल, है ना। तो 2 सवाल के लिए हिम्मत नहीं हारनी है ना। 2 सवाल ही ऐसे होंगे जो आपको बाई चांस नहीं आएंगे। बाकी कोशिश करना कि आपको चारों के चारों सवाल आए। सेम रीजनिंग ईजी आती है, रीजनिंग आप लोग आराम से कर देंगे। अब बात आती है इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है। इसके सिलेबस के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, क्या कुछ चीज़ें बदली हैं क्या नहीं बदली हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक बार पैटर्न पूरा अपन ख़त्म कर लें। तो ये हो गया। अब समझो, 15 नंबर इसके हो गए हिस्ट्री वाले, 15 नंबर इसके हो गए जो मैंने अभी चर्चा की। इसमें 4 चीज़ें हो गई। 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 15 मतलब 15 ही है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ है। फिर है आपका करंट अफेयर्स 15 नंबर का। 15 नंबर का क्या आएगा? करंट अफेयर्स आएगा। अब इस 15 में से कितना भारत का है, कितना नेशनल यानी इंटरनेशनल है, नेशनल है, स्पोर्ट्स है, और कितना राजस्थान का पोर्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो 15 नंबर का हो गया आपका करंट अफेयर्स। उसके बाद में 3 सब्जेक्ट है, देखो, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनके कितने कितने सवाल आएंगे दोस्तों? 5 सवाल। तो ये भी कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का। यानी 5 सवाल आपके जियोग्राफी से पूछे जाएंगे, 5 सवाल आपके जर्नल साइंस से पूछे जाएंगे, और लगभग 5 सवाल आपको किससे पूछे जाएंगे? इंडियन पॉलिटी से पूछे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस में इन्होंने सब कुछ डाल दिया है। सिलेबस में क्या किया है? हर चीज़ डाल दी है। तो ये हो गया आपके 15 नंबर। और लास्ट के जो 15 नंबर हैं वो आपके जो हैं वो है एजुकेशन साइकोलॉजी के। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। इसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा विश्लेषण कि क्या चीज़ें हैं जो पहले थी और अब हटा दी गई हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो नई जोड़ दी गई हैं। अब हैं आप थोड़ा सावधानी से और थोड़ा सतर्क होकर के और बैठ जाइए और समझिए हम क्या चीज़। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो आप दूसरी कुछ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है आपका पहला टॉपिक जिसके बारे में मैंने क्या बात की कि ये कितने नंबर का आने वाला है? 15 नंबर का आने वाला है। इधर वाला जो रेड वाला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेड में आप देख रहे हैं, ये था आपका ओल्ड
और ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं ये आपका न्यू। तो इसमें क्या हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है। देखो पहला टॉपिक देखो, ये ओल्ड सिलेबस, मैं इधर लिख देता हूँ ओल्ड आपकी आसानी के लिए, और इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए न्यू। अब आप समझ गए कि कौन सा आपका ओल्ड सिलेबस है और कौन सा आपका न्यू सिलेबस है। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आर्ट आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड, यानी गुप्त और मुगल काल में साहित्य कला संस्कृति, ये जो टॉपिक है ये क्या हो गया है अभी आपका हट गया है। ये क्या हो गया है अभी आपका हट गया है। इधर आप देख सकते हैं कहीं पे भी ये टॉपिक आपको नहीं दिखेगा। अब इधर एक टॉपिक था फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, तो ये जो है ये अभी भी आपके यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका क्या कर दिया इन्होंने, बदल दिया है। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट ऐसे के ऐसे लिखा हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या था, लाइन बाय लाइन लिखा था, और इधर कैसे लिख दिया इन्होंने, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया। यानी ये जो है पहले भी था और अभी भी है। प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के कुछ महत्वपूर्ण जो विभूतियाँ थी उनके बारे में बात कर रहा है। वीडी सावरकर यहाँ है, आप देखो वीडी सावरकर यहाँ पर भी हैं। ठीक है, उसके बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद में लाल बाल पाल यहाँ पर हैं, लाल बाल पाल यहाँ पर भी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर हैं, भगत सिंह यहाँ पे हैं, सुखदेव यहाँ पे हैं, रास बिहारी बोस यहाँ पे हैं। तो ये सारे यहाँ पे हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, रास बिहारी बोस है और सुभाष चंद्र बोस है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है। ठीक है, अब है नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, ये जो सेकंड पॉइंट था, अभी देखो विवेकानंद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए विवेकानंद आपको कहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है कहीं विवेकानंद आपको, यहाँ पे विवेकानंद नहीं दिख रहा है। दयानंद सरस्वती जी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। राजा राम मोहन राय आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, नाम अलग से नहीं दिख रहे हैं। ये जो धार्मिक पुनर्जागरण जो शब्द है ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको एक हेडिंग दिख रही है यहाँ पे, क्या है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 से और 1919, यानी कि जब ताज का शासन शुरू हुआ तब से लेकर के और जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुए तब तक का आपको क्या है यहाँ पे हमारा राष्ट्रवाद का जो है किस तरह से उदय हुआ उसके बारे में। और 1919 से 1942, कहने का मतलब ये है कि सिलेबस को बहुत ज़्यादा रिफाइंड कर दिया गया है, टू द पॉइंट कर दिया गया है। अब आपको पढ़ाई का जो तरीका है वो भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक किताब उठाई और उस पर शुरू से लेकर आखिर तक उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। देखो मैं 6 बार RAS का एग्ज़ाम मेंस लिख चुका हूँ, इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, और हर बार मैंने जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में क्लियर किया है। लंबा एक्सपीरियंस है। मैं अपना तरीका बताता हूँ, आपको अच्छा लगे तो उसको अपनाना, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। मेरा तरीका क्या है, मैं सबसे पहले एक अपने नोट्स बनाऊँगा। पहली बात तो ये है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाऊँगा मैं, सबसे पहले मैं ये उठाऊँगा यहाँ से एक टॉपिक, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। अब मैं देखूँगा कि मेरे पास इसके लिए क्या कंटेंट है, पहले मैं उसको पढ़ूँगा और जो उसमें से मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी वो मैं क्या कर दूँगा, नोट डाउन कर दूँगा। 1 पेज 2 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है नहीं, आपका केवल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो आपको क्या करना है, जो मेन फैक्ट्स है, देखो हिस्ट्री क्या किस पे टिकी हुई है, फैक्ट्स पे टिकी हुई है, तो फैक्ट आपने डाउन लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करेंगे, आप जाओ ChatGPT पे, किस पे जाओ, ChatGPT पे, और वहाँ पे क्या हेडिंग डालो, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। आपको मान लो इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में लिखो कि इसके बारे में मुझे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो 50 महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। तो ChatGPT अगले 5 सेकंड में क्या करेगा, आपको 50 पॉइंट उतार करके दे देगा। इधर आपके पास आपकी कॉपी है, उसमें से देखो यार ये पॉइंट मैंने लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, लेकिन ये 10 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो मेरे पास यहाँ पे मिले हैं, जो मेरी कॉपी में नहीं थे, वो 10 पॉइंट मैंने क्या कर लिए, उतार लिए।
समझ गए बात यहाँ तक। अब ये जो आपकी नोटबुक तैयार हो गई, ये जो नोट्स तैयार हो गए ना मेरे भाइयों, यही आपकी गीता है, यही आपकी बाइबल है, सब कुछ यही है, इसी को पढ़ना है। उसके बाद चाहे कोई भी आए, कितने भी वीडियो आए, बोले कि बस हूबहू छपेंगे या फलाना छपेंगे, कुछ भी हो, आपको किसको बाइबल और गीता मानना है, अपने जो नोट्स हैं उनको। समझ गए मेरी बात। ऐसे कर करके आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है। यहाँ से एक हेडिंग उठाई, यहाँ से ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, उसके बाद में आप ये डालो 1858 से 1999 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं। आप यूज करो ना, टेक्नोलॉजी का यूज करो। अब वो ज़माना नहीं है किताबों में आप घुसे हुए हो पढ़ना, ना ना, वो ज़माना नहीं है दोस्तों। अब है टेक्नोलॉजी का ज़माना, और हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा सकता हूँ। चलिए आगे बढ़े। फिर है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। उसके बाद में ये हेडिंग आप देखो, यहाँ पे आपको कहीं दिख रही है क्या? फिर देखो इन्होंने एक लिखा था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ये जो हमारा जब से गांधी जी भारत आए तब से लेकर के, कब आए थे गांधी जी? 1916 में आए थे, 17 में, 1917 में आए थे, और 1947, इसके बीच में जो घटनाएं थी उनके बारे में आपको बताना है। तो ये आप हेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे की ऐसे इन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखी है। यहाँ तक आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे हम राजस्थान के इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में। चलो देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। ठीक है। अब यहाँ पर गुजर प्रतिहार लिखा हुआ है, तो गुजर प्रतिहार यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे चौहान लिखे हुए हैं, अजमेर के ही चौहान पढ़ने हैं, है ना। अगर यहाँ नहीं लिखा रणथंभौर के चौहान तो ज़बरदस्ती रटने की आवश्यकता नहीं है। जब लिखा है कि अजमेर के ही चौहान पढ़ने हैं तो कहाँ के चौहान पढ़ने हैं आपको? अजमेर के ही चौहान पढ़ने हैं। गुजर प्रतिहार लिखा हुआ है तो गुजर प्रतिहार ही पढ़ना है आपको, है ना। अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी, स्मार्ट पढ़ाई करनी है। उसके बाद में रिलेशनशिप विद दिल्ली सल्तनत, इसमें क्या लिखा हुआ है, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, इनके जो थे दिल्ली सल्तनत के साथ कैसे संबंध थे, क्या इनकी यहाँ कुछ लड़ाइयाँ हुई, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर एक है राजस्थान एंड मुगल्स। अब देखो मुगलों से राजस्थान के आपको पता है काफ़ी लंबे समय तक संबंध रहे, अच्छे संबंध भी रहे और संघर्ष भी चला। जैसे महाराणा प्रताप ने क्या किया, संघर्ष की नीति अपनाई। वहीं जो आमेर के और जयपुर के शासक थे उन्होंने क्या था, मैत्री की नीति अपनाई। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उन्हीं के बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब ये है कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की, उसके बाद कौन राजा बना, फिर उसके बाद कौन बना, इसको आप क्या कर रहे हो, रटने में लगे हुए, आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राणा सांगा। सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है, राणा सांगा के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से युद्ध लड़े उन्होंने, खातौली का लड़ा, बाड़ी का लड़ा, बयाना का लड़ा या खानवा का लड़ा, ये कहाँ पे पढ़ना है आपको, राणा सांगा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपको किसके बारे में पढ़ना है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है। आपको पता है महाराणा प्रताप ने, जैसे अकबर ने अलग अलग क्या भेजे थे, संधि करने के लिए अलग अलग लोगों को भेजा था, किसको कब भेजा गया, किस उद्देश्य से भेजा गया, वो सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है मान सिंह ऑफ आमेर। अब आपको ये नहीं पढ़ना कि आमेर कहाँ से स्थापना हुई, किससे हुई, किससे उन्होंने छीना था, ये सारी चीज़ें आपको किसके बारे में पढ़ना है, मान सिंह के बारे में। लेकिन ये है कि मान सिंह के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो जो आपसे छूट जाए, कहाँ पे अकबर ने उसको भेजा, अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो इसमें आप किसकी मदद लेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे, चैट जीपीटी की मदद लेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे आजकल क्या आ गए हैं, एआई टूल्स आ गए हैं, जिनके आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई में हेल्प ले सकते हैं। सारे दिन रील देखने से अच्छा है कि आप टेक्नोलॉजी का किस में यूज़ करो, पढ़ाई में यूज़ करो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे, लगभग 60-70% बच्चों से ऑलरेडी कहाँ हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। तो ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी। कोचिंग में चले गए, कोचिंग वालों ने आपको 25 बुकलेट दे दी इतनी मोटी मोटी, और आप लगे हुए हैं पागल की तरह उनको पढ़ने के लिए। वो ज़माना नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और सिलेबस से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिलेबस हमेशा आपके सामने चिपका हुआ होना चाहिए,
और आपको टिक मारना है कि ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। जैसे 60 टॉपिक क्लियर हुए, अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक पे जाना है और प्रैक्टिस करनी है। ये होती है सही रणनीति। और बाकी आप अगर बीएड कर रखा है आपने और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि आप काफ़ी मैच्योर हो, इन चीज़ों को आसानी से समझोगे। उसके अलावा चंद्रसेन के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे ये तो सेम ही है, मतलब दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। राय सिंह बीकानेर के और राज सिंह कहाँ के, मेवाड़ के। इनके बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे चले। अब अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई उसके बारे में। तो पहला टॉपिक क्या है, मैं ये टॉपिक उतारूंगा अपनी कॉपी में, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन राजस्थान। आपको मैं आज एक करके दिखाता हूँ ये लाइव। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी में ये पॉइंट डालते हैं और देखते हैं कि क्या बताता है। चलिए, यहाँ पे आप क्या लिखो, चैट जीपीटी लिखो। क्या लिखो, चैट जीपीटी। खुल गया चैट जीपीटी। आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि टेल मी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर राणा सांगा। आपको हिंदी में चाहिए तो लिखो इन हिंदी फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम। आप लिखो और यहाँ पे क्या कर दो, आप सर्च कर दो। देखते हैं क्या दिखाता है ये। यह राजस्थान लोक सेवा आयोग के फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए राणा सांगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो, इसका मूल नाम क्या था, इसका वंश कौन था, पिता कौन था, राज्य अभिषेक कब हुआ, इसके युद्ध और उपलब्धियां क्या 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 हैं, ये जानकारी आ गई। आप चाहते हो कि मुझे इसके, आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि भाई मुझे हिंदी में लिखो आप, इसके 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बना दो हार्ड लेवल। यहाँ पे लिख दो, क्या लिखो, हार्ड लेवल के एमसीक्यू बना दो। आप लिख के देखो, देखिए बना देता है क्या ये, देखते हैं। बिल्कुल नीचे राणा सांगा से संबंधित 10 कठिन स्तर के जो सवाल हैं वो इन्होंने बना दिए। पहला सवाल है कि राणा सांगा ने किस युद्ध के बाद दिल्ली की ओर अपने प्रभाव को विस्तारित किया था। देख सकते हो, आप बोलोगे कि कोई भी चीज़ आप इसको बोलो, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी चीज़ आप ये करके देखना दोस्तों, मेरे कहने पे एक बार करके देखना। आप खुद बोलोगे कि सर ये चीज़ें तो हमें आज तक पता ही नहीं थी कि हम टेक्नोलॉजी का इस तरह से भी उपयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है। देखो, हमने हमारे प्लेटफॉर्म का नाम रखा है गुरुजी 4.0। इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि 4.0 किस लिए रखा है, इसलिए रखा है दोस्तों कि अभी आपको पता है क्या चल रही है, औद्योगिक क्रांति कौन सी चल रही है, 4.0 चल रही है, जिसमें किसका यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया रहा है, मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। तो उन्हीं चीज़ों का, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अब हम किस में यूज करेंगे, पढ़ाई में यूज करेंगे। और इसीलिए हमने नाम क्या रखा है हमारा, गुरुजी 4.0। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ ट्राइबल मूवमेंट है तो यहाँ पे भी ट्राइबल मूवमेंट है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। अब आप एक चीज़ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान बोल्ड में लिखा हुआ है और अलग से लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को समझो। अगर यहाँ पे इतने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, यहाँ से भी एक सवाल आएगा, और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ से भी एक सवाल आएगा। आप समझ रहे हैं? इन चीज़ों को जब आप इस तरह से एनालिसिस करने लग जाओगे ना सिलेबस का, उस दिन आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का क्या हो गया, एकीकरण। इसके बारे में एक सवाल निश्चित रूप से आएगा, आप लिख के ले लो कि आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एक सवाल राजस्थान के एकीकरण से आएगा तो आएगा ही। यहाँ पे हो सकता है आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ ले, या इतने 10-12 नाम लिखे हुए उसमें से किसी एक के बारे में पूछ ले, तो वहाँ प्रायिकता कितनी हो गई, 1/12, और यहाँ प्रायिकता कितनी हो गई, 1/1। समझ गए मेरी बात को? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे है फिर अपना ये आ गया आर्ट एंड कल्चर। ये क्या आ गया, आर्ट एंड कल्चर। अब मैं आपको बताऊं, ये जो जितने टॉपिक आप नीचे देख रहे हो ना, ये हमारा जो आप ये YouTube चैनल देख रहे हो, इसकी प्लेलिस्ट में जाना। अभी के वीडियो नहीं है वो आज से 6-7 साल पुराने वीडियो हैं, जब मैंने YouTube पे पढ़ाना शुरू किया था अपने मोबाइल से 2016 या 17 में। उस समय के वीडियो हैं। आप एक बार मेरे कहने पे, हो सकता है कि उसमें आपको विजुअल्स ऐसे नहीं दिखे जैसे आज दिख रहे हैं। मैं क्या करता था, अपने नोट्स की फ़ोटो खींच करके और उसी से क्या करता था, पढ़ाता था। मेरे कहने पे एक बार आप जाके वीडियो देखना, ये जो इतना पोर्शन है ना आपका, ये पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। संत और लोक देवता, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद में टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेज, मैंने पूरे 33 जिलों के एक एक ज़िले की क्या बनाई है, वीडियो बनाई है, जिसमें इन सारी चीज़ों को, वहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, वहाँ पे कौन कौन सा किला है, वहाँ पे कौन कौन सा मेला भरता है, सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियरली वहाँ पे बताई हुई है। तो आप जा करके वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर है पेंटिंग के वेरियस स्कूल्स, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं देखो, इसलिए पेंटिंग्स के वेरियस स्कूल्स। और ये टॉपिक भी क्या है, टेम्पल, फोर्ट, ये भी क्या है, सेम है। आपको बताया जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी कितने स्कूल्स हैं, 4 स्कूल्स हैं। उनके बारे में भी आप वहाँ पे जा करके वीडियो देख सकते हैं। मेले और त्यौहार। उसके बाद में क्या है, कस्टम्स, ड्रेसेज, यानी कि रीति रिवाज और वेशभूषा। उसके बारे में, गहनों के बारे में, किसके बारे में, गहनों के बारे में बहुत सारी वीडियो। अब आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाया मैंने क्या उठाया, लोक देवता और देवियाँ। ये टॉपिक क्या किया मैंने, अपने सिलेबस से उठाया। उसके बारे में पहले क्या देखा, अपनी बुक से पढ़ा। उसके बाद में क्या किया, मैंने नोट्स बना लिए। उसके बाद में मैं कहाँ गया, यूट्यूब पे गया, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी मिली वीडियो के थ्रू, तो वो मैंने ले ली। और लास्ट में कहाँ पे गया, मैं ChatGPT के पास गया। समझ गए? ये क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए पूरे सिलेबस को कवर करने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, तो ये बात कर ली हमने फर्स्ट पोर्शन की। उसके बाद देखो मैथ और रीजनिंग का आपके पास में ये पोर्शन है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो मैथ के सर हैं, जिनके पास पिछले 17-18 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो सर आएंगे आपके सामने और इस पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, पॉइंट वाइज आपको समझा देंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ के बारे में अगर समझाने लगूं, क्योंकि मेरी जो मैथ की जानकारी है वो क्या है, सीमित है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में वो समझाए जिन्होंने इसके बारे में 17-18 साल से पढ़ा है। बहुत सारे उन्होंने बैच निकाले हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के, है ना, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्या हैं, स्पेशलिस्ट है। तो 1 या 2 दिन में एक दिन सर आएंगे और आपको पूरा सिलेबस क्या करेंगे, समझा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको ज़रूर पहुंचाना। हमारे लिए आपका सबसे बड़ा जो आपकी तरफ से आप कर सकते हैं वो यही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। ये भी आपका कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा, लेकिन 15 नंबर में साथ में क्या ऐड हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी भी ऐड हो जाएगा। तो ये पोर्शन भी ऐड हो जाएगा। हिंदी में क्या है आपका, संधि है और संधि विच्छेद है। उसके बाद उपसर्ग है। उसके बाद क्या है, अनेकार्थक शब्द हैं। उसके बाद क्या है, विलोम शब्द है। उसके बाद समश्रुत भिन्नार्थ। ये मतलब एग्जैक्टली क्या है, इन्होंने RAS का जो सिलेबस है उसमें भी सेम चीज़ें हैं और यहाँ पर भी क्या है, सेम चीज़ें हैं। जो ग्रामर का पोर्शन है सेम है। तो ये आप समझ गए। जर्नल इंग्लिश में टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में हमारे प्लेटफॉर्म पे पंकज सर पढ़ा रहे हैं,
जो एक्स नेवी है, नेवी से रिटायर्ड हैं और लंबा एक्सपीरियंस है उनके पास पढ़ाने का, कई नौकरियां उनकी लग चुकी हैं और अभी भी वो जॉब में है ना, और वो यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं आपको, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए आप इन टॉपिक्स के लिए ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आर्टिकल डिटर्मिनर है, प्रीपोजिशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, फिर ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स हो गई, उसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो गए, फिर हो गए वर्ड फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद में है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं इंग्लिश और हिंदी में। अगर आपने आरएएस की तैयारी की है तो ये लगभग चीज़ें आपकी क्या होंगी, तैयार की हुई होंगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये इंग्लिश हिंदी क्या होती है, थोड़ी इजी हो जाती है ना, बनिस्पत अगर आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं। जैसे आरएएस में एक पेपर मेंस का 4th पेपर जो होता है वो कम्प्लीटली 200 नंबर का किसके लिए आता है, इंग्लिश और हिंदी का ही आता है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने इंग्लिश हिंदी की। तो मैंने आपको बताया जो 15 से 16 नंबर, 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं वो किस किस के आएंगे, मैथ रीजनिंग के आएंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग, और किसके आएंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि आपके किस पोर्शन पे कितना जोर देना है। ये देते समय आपको पता होना चाहिए कि वो पोर्शन कितने नंबर का है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप कोई भी पोर्शन छोड़ दें। वो ज़माना तो क्या हो गया, अब पुराने ज़माने की बात हो गई वो, कि हम लोग ये पढ़ के नहीं जाएंगे फिर भी हम लोग क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इवन मैं जानता हूँ आरएएस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश छोड़ करके चले जाते थे और उनका सिलेक्शन भी हो गया, वो एसडीएम भी बन गए, कोई डीएसपी भी बन गया और आज अच्छे आराम से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये बात है 2013-16 की। उसके बाद में चीज़ें क्या हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं, ना केवल आरएएस एग्ज़ाम के लिए बल्कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, बदल चुकी हैं। अभी आप कुछ भी छोड़ करके नहीं जा सकते और आपको छोड़ करके जाना भी नहीं चाहिए। अभी आपके पास कितने महीने का टाइम है, 8 महीने का टाइम है। तो कल से माता का नाम लेकर के जय माता दी बोल करके और क्या करो, अपनी फर्स्ट ग्रेड की पढ़ाई शुरू कर दो। तो ये हो गया आपका इंग्लिश हिंदी का। अब है करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स में एक टॉपिक था सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, ये क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ से हटा दिया। फिर है करंट प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, यहाँ पर है करंट रिसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यहाँ पर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई है, काट दी गई है। उसके बाद क्या है, फ्लैगशिप स्कीम्स। तो अब यहाँ पे जो आपको फ्लैगशिप स्कीम पढ़नी है ना, वो आपको किसकी पढ़नी है, इंडिया की भी पढ़नी है और किसकी पढ़नी है, राजस्थान गवर्नमेंट की भी पढ़नी है। यानी कि हमारे को भारत सरकार की भी और राजस्थान सरकार की दोनों की क्या पढ़नी है, फ्लैगशिप स्कीम्स को पढ़ना है। उसके अलावा एंड न्यू इनिशिएटिव, मतलब क्या है, कुछ नई पॉलिसीज़ आई होंगी, बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ आई होंगी, उनके बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी और स्टार्टअप से जुड़ा हुआ कुछ भी है, अब यहाँ पे फिर से आपको क्या काम आएगी, टेक्नोलॉजी काम आएगी। आप ये लिखो कि फ्लैगशिप स्कीम्स फॉर इंडिया इन लास्ट 2 ईयर्स, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। बेसिकली आपको क्या करना है, वो स्कीम कब शुरू हुई, कौन से मंत्रालय ने शुरू की, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, कहाँ पे पहली बार लागू की गई, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। हर जो भी योजना होती है उसकी, वो आपको क्या करनी है, अपने रजिस्टर में लिखनी है, अपने नोट्स में लिखना है और बार बार उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। जितना कम मैटर आपके पास रहेगा उतना आपके सिलेक्शन की जो सक्सेस रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे, देखो ये जो ब्रेन है ना, इसकी लिमिट फिक्स है कि ये इतना ही डाटा ले सकता है। जैसे हमारे कंप्यूटर की क्या होती है, मेमोरी फिक्स होती है, उतना ही डाटा ले सकता है, उसके बाद क्या होने लग जाता है, वो हैंग होने लग जाता है। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम भी है, इसलिए हमें
काम की चीज़ें पढ़नी है और काम की चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए, ये चीज़ें हो गई। इस यहाँ पे क्या था, स्कीम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई है। ये विद रेफरेंस टू राजस्थान इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया फिर से। क्या कर दिया, काट दिया फिर से। इससे आप उद्देश्य समझो, जिसने सिलेबस बनाया है ना उसका पर्पज़ क्या है। उसका पर्पज़ ये है कि हम राजस्थान पे फोकस ना करके क्या करें, पूरे नेशनल करंट अफेयर्स पे क्या करें, फोकस करें। ठीक है, फिर भी लोग बच्चे क्या करेंगे, मानेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, अपना जो 40% टाइम है, बच्चे क्या करते हैं 40% टाइम किसको दे देते हैं, करंट अफेयर्स को दे देते हैं। उस 40% में भी अगर मैं बोलूं तो 30% टाइम दे देते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स को पढ़ने में। किसको दे देते हैं, राजस्थान के। ठीक है, हम लोग राजस्थान के, मैं भी राजस्थान का हूँ, राजस्थानी हूँ। हमें राजस्थान के बारे में पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छा भी लगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एग्ज़ाम में भी तो आना चाहिए ना भाई, है ना। एग्ज़ाम में तो अभी उनका क्या उद्देश्य है कि सारी चीज़ें कौन सी आएंगी, कौन सी आएंगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखो आप, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसका मतलब क्या है, सोशल मतलब कि कितनी गरीबी है अभी, गरीबी की दर क्या है ना, गरीबी की रेखा क्या होती है। फिर और क्या होता है, सोशल इंडिकेटर क्या होता है, बेरोजगारी होता है। अभी बेरोजगारी दर कितनी है ना, कितने बेरोजगार कम हुए, कितने बेरोजगार ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें क्या है। इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि महत्वपूर्ण, जैसे अभी आपको पता है राजस्थान में क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था दिसंबर में। बताइए आप कमेंट करके, कौन सा इवेंट हुआ था, कमेंट करके आप लोग बताइए कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था 9, 10 और 11 दिसंबर को। चलो ये भी बता देता हूँ, अब बताना कौन सा इवेंट हुआ था, कमेंट करके। ठीक है, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण इवेंट है पूरे, अब आपको करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है, तो आप अगस्त से शुरू कीजिए, अगस्त से लेकर के, और आपको कम से कम कहाँ अप्रैल तक का आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। अगस्त से पहले का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। समझ गए बात को। और रही बात अब करंट अफेयर्स की, तो हम लोग डेली 15 से 20 मिनट की एक वीडियो लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है राजस्थान को छोड़कर, क्योंकि इस पूरे 15 नंबर में आप देख लेना, जिस दिन एग्ज़ाम होगी 10 नंबर का सवाल मिलेगा आपको नेशनल और इंटरनेशनल से, और 5 सवाल मिलेंगे आपको कहाँ से, राजस्थान से। तो ये जो 10 नंबर है इसकी तैयारी हम लोग डेली 15 से 20 मिनट निकालिए। आप सुबह सुबह हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देखिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में ही आपको जो है करंट अफेयर्स क्या करवा दिया जाए, याद करवा दिया जाए। तो ये हो गई करंट अफेयर्स की बात। ठीक है, साफ साफ लिखा है भाई, अवार्ड्स और प्राइज़ के बारे में आपको पढ़ना है, लेटेस्ट बुक और ऑथर्स के बारे में पढ़ना है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में पढ़ना है। अब आप एक काम करना, मेरे कहने पे हम लोग 18 अगस्त से हमारा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है 5 सितंबर को। कब शुरू हुआ है, 5 सितंबर को शुरू हुआ है। उसके पहले से यानी कि 18 अगस्त से लेकर के, और आज कितनी तारीख हो गई, 21 सितंबर, डेली के डेली हम लोग क्या डाल रहे हैं, करंट अफेयर्स डाल रहे हैं, जहाँ पे ये सारे जो टॉपिक है ना इंडिया के संदर्भ में वो कवर होते हैं। डेली हम एक बुक डालते हैं, डेली क्या डालते हैं हम, बुक ऑफ द डे डालते हैं। ऐसे करके हम पूरे महीने में आपको कितनी बुक याद करा देते हैं, 30 बुक याद करा देते हैं। आपको करना इतना सा है, हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी 4, ये मैथ वाला 4 है ना, एग्ज़ाम। आप ये टेलीग्राम चैनल सर्च करना, और मेरे कहने पे एक बार मेरा कंटेंट चेक कर लेना, फिर आपको लगे कि काम का है तो देखना, अदरवाइज बिल्कुल भी मत देखना। ठीक है, तो ये हो गई करंट की बात। इंटरनेशनल इवेंट्स भी, उस जो समकालीन इंटरनेशनल इश्यू और जो है घटनाएं हैं वो हैं। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल में से एक सवाल भी आपका गलत नहीं होने दूंगा, बशर्ते कि आप डेली 10 से 15 मिनट निकाल करके, हमारा सुबह सुबह 10-11 बजे एक वीडियो आता है वो आप देख सकते हैं आराम से 2x की स्पीड में। जब आपकी मर्जी हो तब उसको आप लगा करके देख सकते हो, और आपको चीज़ें तुरंत के तुरंत क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी।
आगे चलते हैं। फिर है जर्नल साइंस। देखो जर्नल साइंस में एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। फिर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड। फिर कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, कार्बन और उसके यौगिक। चलते जाओ अभी आगे देखो, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्क एंड एनर्जी, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, वर्क एंड एनर्जी। अब आ जाओ इधर, अब क्या हो गया, ये टॉपिक नया ऐड हो गया, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। कौन सा टॉपिक ऐड नया हो गया है, विद्युत टॉपिक नया ऐड हो गया है, दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह से। अब क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है तो इसमें से सवाल पूछे जाने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। अगला टॉपिक है साउंड। आप देखो वहाँ पे कहीं पे भी आपको साउंड दिख रहा है क्या, साइंस में नहीं दिख रहा, तो ये टॉपिक भी नया ऐड हो गया, यानी कि ध्वनि। क्या टॉपिक ऐड हुआ है, ध्वनि, ये टॉपिक ऐड हो गया। उसके बाद में एक टॉपिक ऐड हुआ है टिश्यूज। क्या ऐड हुआ है, टिश्यूज, लेकिन टिश्यूज यहाँ पे भी है, सॉरी टिश्यूज ऐड नहीं हुआ है, दो तो ये टॉपिक ऐड हो गए। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय, तो यहाँ पर भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर है हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन यहाँ पर भी है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे भी ये टॉपिक पहले से था, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। फिर है बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये टॉपिक भी यहाँ पे था। अब आ जाओ नए टॉपिक, वहाँ तो ख़त्म हो गई कहानी इधर की, तो अब देखो और क्या क्या ऐड हुआ है। दो टॉपिक ये ऐड हुए, अब तीसरा टॉपिक ऐड हुआ है साइंस इन डेली लाइफ, सामान्य जीवन जो है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, दैनिक जीवन है, उसमें विज्ञान का महत्व। जैसे जो दूध वाला आता है, वो दूध का जो डिब्बा लेकर के आता है, उसके अंदर केले के पत्ते क्यों डाल करके लाता है, पहला, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। आरएएस में भी ये सवाल पूछा गया है एक बार, तो इसके बारे में। फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको आप करंट में पढ़ सकते हैं, इसको हम करंट से जोड़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको अलग से, है ना। एक टॉपिक क्या हो गया, ये हो गया ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस, यानी कि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, जैसे कि पुराने ज़माने में जैसे चरक थे, सुश्रुत थे, है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी किताब लिखी इन्होंने, कौन कौन सी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस से जुड़ी हुई है भारत में प्राचीन काल से, जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं। आपको पता है यहाँ से कितने सवाल आने वाले हैं, 5 सवाल आने वाले हैं। उसमें से विद्युत हो गया, ध्वनि हो गया, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो मैंने बॉक्स में डाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो भले ही। तो इसमें क्या हुआ है, ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं साइंस में, अच्छे से आपको इनको समझना है और पढ़ना है। इसमें हम लोग भी आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आगे चलें, अब बात कर लें इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में भी देखते हैं कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लाइड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिखा है क्या इधर कहीं, देखो कहीं लिखा हुआ है तो, मुझे नहीं दिख रहा हो, क्या पता नहीं। तो ये क्या हो गया, जो संविधान की विशेषताएं थी कि संविधान हमारा नम्य है कि अनम्य है, सबसे लंबा लिखित संविधान है ना, वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, अभी आपके सिलेबस से हट गई है। उसके बाद में नई चीज़ आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2035, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपको यहाँ पे दिख रही है क्या कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नहीं दिख रही, यानी ये भी टॉपिक क्या किया गया है, आपका ऐड किया गया है। लेकिन ये जो पहली बात थी, इसको इन्होंने कहाँ लिख दिया है, इन्होंने इसको लिख दिया है इसके आगे, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में तो बताना ही है, लेकिन साथ में मेन इम्फेसिस आपका किस पे होना चाहिए, संविधान सभा पे होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है संविधान जब बना उस समय की चीज़ें हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, जिसने संविधान को बनाया था। फिर एक टॉपिक क्या था इधर था थ्योरी, अच्छा ये हो गया, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, इस तरह से यहाँ पे कहीं मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब है थ्योरी एंड प्रैक्टिस इलेक्शन इन इंडिया,
देखो आप कहीं पे आपको ये टॉपिक दिख रहा है कि इलेक्शन इन इंडिया, नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसके बाद में संसद, ये इन्होंने कहाँ से उठाया, मैं आपको बता दूं सिलेबस, ये पूरा का पूरा सिलेबस ये इन्होंने उठाया कहाँ से, आरएएस के सिलेबस से, ठीक है। फिर हो गया पंचायत और नगर निगम हो गया। फिर क्या हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, एनएचआरसी हो गया। फिर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, नए नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं। ये पूरे के पूरा सिलेबस कहाँ से लिया है इन्होंने, सीवीसी हो गया, ये भी आरएएस के सिलेबस में है। फिर है एनजीटी, ये एक अलग टॉपिक है, इन्होंने अलग उठाया है, तो ये भी एक अलग टॉपिक ऐड हुआ है। फिर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये जो आप नीचे का पोर्शन देख रहे हो ना, ये काफ़ी चेंज हुआ है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, जो चीज़ नई ऐड हुई है ना, उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं अपने 12 साल के एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो चीज़ें सिलेबस में नई ऐड होते हैं उनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहली बार पूछा है, डाला है सिलेबस में, तो इसमें से सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इधर भी थे उधर भी थे, प्रेसिडेंट इधर भी है उधर भी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें नीचे ऐड हुई है प्लस ये जो चीज़ ऊपर ऐड हुई है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बाकी आपके सामने पूरा सिलेबस है, इसकी जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी, ताकि आप और आसानी से और अच्छे से बैठ करके और इसका विश्लेषण कर सकें कि क्या चीज़ नई थी और क्या चीज़ पुरानी है। आगे चले, अब ये है हमारा सिलेबस किसका, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का। देखें इसमें भी कुछ आपको दिख रहा है क्या, कुछ चेंज हुआ है? मेरे को तो देखने में तो नहीं लग रहा, देखने में तो किसी को नहीं लगता। इसीलिए आज से पहले बहुत सारे जो कई लोग क्या है यूट्यूब पे केवल इसीलिए बैठे कि उनका काम है कि कुछ भी नया आए और सबसे पहले उसके बारे में कौन बताए, मैं बताऊं। इससे क्या हो जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों। पहले अच्छे से विश्लेषण करो। आपने ये बोल दिया कि भाई ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में तो कुछ नहीं बदला है, वो का वही सिलेबस है, कॉपी पेस्ट हो गया, तो चलो हम भी एक बार देख लेते हैं कॉपी पेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान लोकेशन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लोकेशन। मतलब क्या, लोकेशन का मतलब क्या है भाई, राजस्थान की स्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, कौन से विश्व के अगर उस पर ग्लोब में देखें तो कौन से गोलार्ध में है ना, जीएमटी कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, लोकेशन में आ गई। शेप हो गया, साइज हो गया, है ना। राजस्थान की शेप कैसी है, आपको पता है कैसी है, बताओ बताओ क्या है, विषम चतुर्भुजाकार शेप है हमारी। कैसी है, विषम चतुर्भुजाकार। साइज कितनी है हमारी, क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। पता होना चाहिए, तो चीज़ें आपको पता ही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट्स मैच कर रहे हैं हम, यहाँ तक मैच हो गए। फिर है ड्रेनेज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या, ड्रेनेज लिखा हुआ है, मतलब फिजिकल फीचर्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, यानी कि जो भौतिक विशेषताएं हैं वो यहाँ पे भी लिखी हुई है। सर आप तो बोल रहे थे अलग है कुछ, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं मिल रहा है, मतलब जो पहले वाले सर थे वही सही बता रहे थे। चलो अभी और देख लेते हैं। क्लाइमेट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हाँ जी यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्लाइमेट। उसके बाद में डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या, हाँ जी सर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या है, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जी साहब यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मिनरल्स लिखे हुए हैं क्या, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज, हाँ जी सर यहाँ पे भी लिखे हुए हैं मिनरल रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, टूरिज्म लिखा हुआ है, सारा तो आ गया। ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर, सब कुछ तो लिखा हुआ है? नहीं भाइयों नहीं लिखा हुआ, आ जाओ। मृदा, सोइल, ये नया टॉपिक ऐड हो गया, और लिख लो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें से इस बार सवाल आएगा आपके फर्स्ट ग्रेड में। किसमें से, मृदा में से। नया टॉपिक क्या ऐड हुआ, मृदा। उसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है भाई,
प्राकृतिक वनस्पति, ये टॉपिक क्या हुआ है, ऐड हुआ है, जो कि पहले नहीं था। देख सकते हो आपके सामने हैं दोनों सिलेबस। और क्या ऐड हुआ है, वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव, क्या ऐड हुआ है टॉपिक, वन्य जीव। इन टॉपिकों में से आपको 2 टॉपिक पे सवाल मिलेगा आपकी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन हम मिलेंगे और बताऊंगा कि देखो मैंने क्या बताया था और आज आपके सामने जो पेपर है उसमें ये सवाल है। इस तरह से क्या करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, दोनों सिलेबस का प्रिंट आपके सामने रखना पड़ता है। ये नहीं करना पड़ता कि सीधा आपके पास जो कंप्यूटर पे जो ऑपरेटर है उसको बोले भाई दोनों सिलेबस को ऐसे करके और मेरे को एक वीडियो बनानी है 10 मिनट में मुझे चाहिए। तो 10 मिनट में भैया विश्लेषण नहीं होगा, पहले खुद को विश्लेषण करना पड़ेगा, तब आप जाके बच्चों को बता सकते हो और तब आप विश्लेषण कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग क्या करेंगे, सीरियस लेना छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए जो भी मेरे भाई हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, चीज़ों को गहराई से समझें और फिर बच्चों को बताने का प्रयास करें। फिर ये एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये आप देख सकते हैं इसका सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन एक टॉपिक क्या ऐड किया है इन्होंने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ जो नया टॉपिक ऐड होता है उससे सवाल पूछा जाता है, इसकी बहुत अधिक संभावना होती है। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, यहाँ से भी एक सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको पता है जो राइट टू एजुकेशन है, RTE एक्ट है, कौन सा 2009 का, वो पहले भी था और अभी भी है। उसके अलावा ये टॉपिक्स हैं, अगर हमें अच्छा और सूटेबल टीचर मिलता है किसके लिए, एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए, तो हम ज़रूर आपके लिए इसकी भी वीडियो सीरीज़ लेकर के आएंगे और आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों बात मैं समझता हूँ क्लियर हुई होगी आपको काफ़ी कुछ। आज हमने किसकी बात की, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड 1। क्या बोलते हैं, ग्रेड 1। फर्स्ट ग्रेड में आप जो टीचर बनते हैं तो फिर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, 11th और 12th को पढ़ाते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ 11th 12th को पढ़ाते हैं। कमेंट करके बताइएगा फर्स्ट ग्रेड के टीचर किसको पढ़ाते हैं, 11th 12th को पढ़ाते हैं। 10th को भी पढ़ा सकते हैं क्या, ज़रूरत पड़े तो, या बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। चलो अब बात करते हैं, हमने किसके बारे में डिस्कस किया, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। और हमने क्या डिस्कस किया, कैसे क्या करेंगे आप, सिलेबस को किस में तोड़ेंगे, पॉइंट्स में तोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आप किसका यूज़ करेंगे, ChatGPT का। मैं कोई ChatGPT का प्रचार नहीं कर रहा यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो AI वाले हैं, किसी का भी यूज़ करो, हमारा क्या है, पर्पज़ सोल्व होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या बना लोगे, आपके फाइनल नोट्स। क्या बना दोगे आप, फाइनल नोट्स। और फाइनल नोट्स को आपको क्या करना है, बार बार क्या करना है, बार बार इसकी घात लगा रहा हूँ मैं 100। क्या लगा रहा हूँ, 100। बार 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 आपको क्या करना है, उनको रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। तो यही है आपकी सफलता की कुंजी। आपको मैंने बताया हमारा जो टेलीग्राम वो चैनल है गुरुजी फॉर एग्ज़ाम, करंट का आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स डेली आप मुझे 20 मिनट दे दीजिए। करंट अफेयर्स राजस्थान की मैं कह नहीं रहा, नेशनल इंटरनेशनल में कुछ भी आपको उससे बाहर जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इतना टाइम निकाला और ध्यान से मेरी बात सुनी। हम लोग आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पे आपके साथ में हैं और अगर माता रानी ने चाहा तो अगले नवरात्र से पहले क्या हो जाएगा, आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।